एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक दूर के राज्य का राजा आया। वह राजा बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने अकबर के दरबार में अपनी धाक जमाने के लिए एक अजीब सी चुनौती रखी। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर न तो आपके दरबार के किसी मंत्री के पास होगा और न ही आपके प्रसिद्ध बीरबल के पास। यदि किसी ने इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं अपनी आधी संपत्ति आपके राज्य को दान कर दूंगा। लेकिन अगर कोई सही उत्तर नहीं दे पाया तो आपसे मुझे एक बड़ी रकम चुकानी होगी। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और उस राजा से प्रश्न पूछने के लिए कहा। राजा ने एक बड़ा सा पत्थर निकाला और उसे दरबार के बीच में रखते हुए पूछा, यह पत्थर कितनी कीमत का है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी मंत्री इस सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहा था। पत्थर की कीमत आंकना आसान नहीं था, क्योंकि यह न तो किसी बेशकीमती रत्न से बना था और न ही इसमें कोई विशिष्टता थी। यह बस एक साधारण पत्थर जैसा लग रहा था। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हारे पास ही उम्मीद है। अगर तुम इस सवाल का सही जवाब दे सको तो हमारे राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान बच जाएगा। बीरबल ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, यह पत्थर अनमोल है। राजा ने चौंक कर पूछा, अनमोल कैसे? बीरबल ने समझाया, यह पत्थर अनमोल है क्योंकि इसकी कीमत का निर्धारण करना असंभव है। इसकी कोई निश्चित कीमत नहीं है और न ही इसे किसी मूल्यवान धातु या रत्न के साथ तुलना की जा सकती है। किसी भी चीज की कीमत उसकी उपयोगिता और उसकी मांग से तय होती है। चूंकि यह पत्थर केवल एक साधारण पत्थर है और इसका कोई विशेष उपयोग नहीं है, इसलिए इसकी कीमत अनमोल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। राजा बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ और उसे समझ में आया कि बीरबल ने उसकी चुनौती को कितनी समझदारी से हल किया है। उसने माना कि बीरबल का उत्तर सही है और उसने अपनी शर्त के अनुसार आधी संपत्ति अकबर के राज्य को दान कर दी। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, किसी भी प्रश्न का उत्तर उसकी गहराई में जाकर ही मिल सकता है। हमें केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देने की बजाय उसकी असलियत को समझना चाहिए। इस घटना के बाद वह राजा अकबर और बीरबल का बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया और उसने अपनी बाकी जिंदगी में कभी भी किसी पर घमंड नहीं किया। उसने समझ लिया कि सच्ची शक्ति और संपत्ति बुद्धि और समझदारी में होती है, न कि बाहरी दिखावे में। अकबर बादशाह के दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी से सभी को संतुष्ट कर देता था। उसकी बुद्धिमानी का लोहा सभी मानते थे, लेकिन इसके बावजूद दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते थे। दरबार में ऐसे ही कुछ दरबारियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जिसका वह जवाब न दे सके और उसका अपमान हो। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही विचित्र प्रश्न तैयार किया और यह तय किया कि इसे बादशाह के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगले दिन जब दरबार में सभी मंत्री और दरबारी उपस्थित हुए तो वे दरबारी बादशाह अकबर के सामने आए और बोले, जहां पनाह, हमारे पास एक बहुत ही कठिन सवाल है जिसका उत्तर देने में सभी की बुद्धिमानी की परीक्षा हो जाएगी। अकबर ने पूछा, क्या सवाल है? हमें बताओ। दरबारियों में से एक ने कहा, जहां पनाह, हमारा सवाल यह है कि इस संसार में सबसे अजीब चीज क्या है?
यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी इस सवाल पर विचार करने लगे, लेकिन किसी को कोई ठोस उत्तर नहीं सूझा। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सवाल जितना सरल लग रहा था, उतना ही कठिन भी था। अजीब की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती थी, और इसे लेकर हर किसी की राय भिन्न हो सकती थी। अकबर ने सभी की ओर देखा और फिर बीरबल की तरफ मुड़ते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो? तुम्हारी बुद्धिमानी के हम सभी प्रशंसक हैं। इस सवाल का उत्तर अगर कोई दे सकता है तो वह केवल तुम हो। बीरबल ने कुछ पल के लिए विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अजीब चीज मनुष्य का लालच है। अकबर और दरबारियों ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा और एक दरबारी ने पूछा, बीरबल, यह कैसे अजीब हो सकता है? बीरबल ने समझाना शुरू किया, मनुष्य का लालच सबसे अजीब चीज है क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। एक व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, उसे और अधिक की लालसा रहती है। यह लालच ही है जो उसे सही और गलत का भेद भुला देता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि जो कुछ उसके पास है वह उसके लिए पर्याप्त है। लालच के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, और यह लालच ही उसे ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां वह अपनी सारी अच्छाइयां खो देता है। लालच से अजीब और खतरनाक चीज इस दुनिया में और कुछ नहीं है। दरबार में सभी लोग बीरबल की बात सुनकर हैरान रह गए। उनका प्रश्न जितना सरल था, उसका उत्तर उतना ही गूढ़ और गहरा था। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारा जवाब सही और तार्किक है। लेकिन बीरबल की यह जीत उन दरबारियों को रास नहीं आई जिन्होंने यह सवाल तैयार किया था। वे और भी नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को चुनौती देने के लिए एक और योजना बनाई। इस बार उन्होंने बीरबल से छुटकारा पाने का निश्चय किया और बादशाह के पास जाकर कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमानी का एक और परीक्षण किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जिसे पूरा करना नामुमकिन हो। अगर वह इस बार असफल हुआ तो यह साबित हो जाएगा कि वह भी इंसान है और उसकी बुद्धिमानी की भी एक सीमा है। अकबर को यह विचार दिलचस्प लगा और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार से दूर जाओ और ऐसा व्यक्ति खोजकर लाओ जो न तो पूरी तरह से गरीब हो और न ही पूरी तरह से अमीर। वह न तो पूरी तरह से खुश हो और न ही पूरी तरह से दुखी। बीरबल समझ गया कि यह एक बहुत ही कठिन और विचित्र चुनौती है, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। वह उस व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा जो अकबर की शर्तों पर खरा उतर सके। बीरबल ने कई दिन तक यात्रा की, कई गांवों, शहरों और कस्बों में गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति उसे नहीं मिला जो न तो पूरी तरह से गरीब हो और न ही पूरी तरह से अमीर। नहीं कोई ऐसा मिला जो न तो पूरी तरह से खुश हो और न ही पूरी तरह से दुखी। हर व्यक्ति के जीवन में या तो कुछ कमी थी या कुछ अधूरापन। थक-हार कर बीरबल एक दिन एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां उसे एक साधारण किसान मिला। वह किसान बहुत ही शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। बीरबल ने उससे बातचीत शुरू की और उसकी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। किसान ने बताया कि उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर वह खेती करता है और अपनी रोजी रोटी कमाता है। उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन वह न तो बहुत अमीर है और न ही बहुत गरीब। उसके जीवन में खुशियां भी हैं और दुख भी, लेकिन वह सब कुछ स्वीकार करता है और अपनी किस्मत से संतुष्ट रहता है। बीरबल को महसूस हुआ कि यही वह व्यक्ति है जिसकी तलाश में वह निकला था। यह व्यक्ति न तो पूरी तरह से अमीर था और न ही पूरी तरह से गरीब।
वह न तो पूरी तरह से खुश था और न ही पूरी तरह से दुखी। बीरबल ने उस किसान को अपने साथ चलने के लिए कहा। जब वे दोनों दरबार में पहुंचे तो अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने वह व्यक्ति ढूंढ लिया जो मेरी शर्तों पर खरा उतरता हो? बीरबल ने किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यही वह व्यक्ति है। यह न तो पूरी तरह से अमीर है, न ही पूरी तरह से गरीब। यह न तो पूरी तरह से खुश है, न ही पूरी तरह से दुखी। यह अपनी स्थिति से संतुष्ट है और जीवन को जैसी उसकी किस्मत ने दिया है वैसे ही स्वीकार करता है। अकबर ने किसान की ओर देखा और उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछा। किसान ने वही बातें दोहराईं जो उसने बीरबल से कही थीं। अकबर ने यह सुनकर माना कि बीरबल ने एक बार फिर से असंभव को संभव कर दिखाया है। दरबारियों की साजिश नाकाम हो गई और बीरबल की बुद्धिमानी और भी अधिक चमकने लगी। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उसे अपने दरबार का सबसे मूल्यवान रत्न माना। उन दरबारियों को अपनी हार माननी पड़ी और उन्होंने कभी फिर से बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इस घटना के बाद अकबर ने यह समझा कि जीवन में संतोष सबसे बड़ी दौलत है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। बीरबल की बुद्धिमानी ने अकबर और उसके दरबारियों को जीवन का यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया और उसके बाद दरबार में किसी ने भी बीरबल की समझदारी पर संदेह नहीं किया। एक बार अकबर बादशाह के दरबार में एक उत्साही व्यापारी आया जो अपने माल की गुणवत्ता का दावा करता था। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जो इतना अद्वितीय है कि इसे देखकर कोई भी इसका मूल्य पहचान सकता है। यह वस्त्र उन लोगों के लिए है जो खुद को सबसे अच्छे मानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखकर इसकी अनूठाई का मूल्यांकन करें। अकबर ने उत्सुकता से व्यापारी से कहा, ठीक है, हमें यह वस्त्र दिखाओ। व्यापारी ने एक सुंदर बहुमूल्य वस्त्र पेश किया। यह वस्त्र रंग बिरंगा और बहुत ही आकर्षक था, लेकिन उस पर एक छोटी सी खामी भी थी जो बहुत ही ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती थी। व्यापारी ने कहा, इस वस्त्र में एक छुपी हुई खासियत है। मैं चाहूंगा कि आप इस वस्त्र को देखकर उसकी विशेषता को पहचानें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस वस्त्र की विशेषता का मूल्यांकन करो। बीरबल ने वस्त्र को ध्यान से देखा और कुछ समय विचार करने के बाद उसने व्यापारी से पूछा, क्या यह वस्त्र किसी विशेष प्रकार की तकनीक से बनाया गया है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह वस्त्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी परख और समझ का दावा करते हैं। यह वस्त्र केवल उन लोगों के लिए है जो खुद को सबसे अच्छे मानते हैं। बीरबल ने वस्त्र को अच्छे से निरीक्षण किया और कहा, इस वस्त्र में एक छोटी सी खामी है जो इसे पूरी तरह से बेवजह नहीं बनाती बल्कि इसकी अद्वितीयता को दिखाती है। यह वस्त्र केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि इसके वास्तविक गुण से मूल्यवान है। व्यापारी ने बीरबल की इस बात पर सिर झुका दिया और कहा, सही कहा आपने। यह वस्त्र उन लोगों के लिए है जो केवल दिखावे की बजाय उसकी वास्तविकता को समझते हैं। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, एक बार अकबर बादशाह ने एक नई चुनौती का आयोजन किया। वह चाहता था कि उसके दरबार के मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को साबित करें। अकबर ने घोषणा की कि जो भी मंत्री एक विशेष समस्या का सबसे अच्छा समाधान प्रस्तुत करेगा उसे एक बेशकीमती रत्न पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। सभी मंत्री और दरबारी उत्सुकता से चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अकबर ने यह चुनौती बहुत ही कठिन और विचारणीय बनाई। उसने कहा, मैं चाहूंगा कि तुम सभी एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करो जो किसी भी ऐसी समस्या को हल कर सके जो एक दिन के भीतर पूरी न हो पाए।
तुम्हें एक दिन के भीतर अपनी योजना और समाधान प्रस्तुत करना होगा। यह चुनौती सुनकर सभी मंत्री और दरबारी हैरान रह गए। एक दिन में कोई बड़ी समस्या कैसे हल हो सकती है? उन्होंने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और उसने कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने एक विशेष योजना तैयार की और अकबर के पास पेश किया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने आपकी चुनौती को स्वीकार किया है। मैंने एक समस्या को हल करने का एक तरीका खोज लिया है। अकबर ने कहा, तुम्हारी योजना क्या है? हमें बताओ। बीरबल ने एक तांत्रिक शब्दों में एक पुराना लोहा का ढांचा और एक बड़ी सी लकड़ी की ट्रंक पेश की। उसने कहा, यह लोहा और लकड़ी की ट्रंक एक प्रतीकात्मक समस्या का समाधान है। मेरी योजना इस बात पर आधारित है कि समय के साथ सही योजना और समझदारी से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। फिर बीरबल ने एक छोटे से कागज पर लिखा, समय और प्रयास से कोई भी बड़ी समस्या हल की जा सकती है। यह लोहा और लकड़ी के ढांचे यह दिखाते हैं कि कैसे सही योजना और प्रयास के साथ समय का सही उपयोग किया जा सकता है। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने इसे प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। क्या तुम्हारे पास कोई वास्तविक समाधान है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस लोहा और लकड़ी की ट्रंक को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे साधारण चीजों के साथ भी बड़े काम किए जा सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि समय की सही योजना और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अकबर ने सोचा कि बीरबल का उत्तर दार्शनिक और प्रेरणादायक है, लेकिन यह प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं था। फिर भी उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता की सराहना की। फिर अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या किसी और के पास कोई विशिष्ट समाधान है जो एक दिन के भीतर समस्या को हल कर सके? एक मंत्री ने आगे आकर कहा, जहां पनाह, मैंने एक योजना तैयार की है। अगर हमें एक दिन में बड़ी समस्या का समाधान निकालना हो, तो हमें छोटी छोटी समस्याओं को पहले हल करना होगा और फिर बड़े पैमाने पर सोचना होगा। उस मंत्री ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें उसने कहा कि बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर काम करना चाहिए। इस तरह से समस्या को क्रमवार हल किया जा सकता है और अंततः बड़े लक्ष्यों को भी पूरा किया जा सकता है। अकबर ने देखा कि मंत्री की योजना व्यावहारिक और व्यवहारिक थी, लेकिन बीरबल की योजना ने दार्शनिक दृष्टिकोण को भी उजागर किया। अकबर ने फैसला किया कि दोनों को सम्मानित किया जाएगा। बीरबल को उसकी दार्शनिकता और समझदारी के लिए और मंत्री को उसकी व्यावहारिक योजना के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इस घटना के बाद अकबर ने सबक सीखा कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए सही दृष्टिकोण और योजना का होना आवश्यक है। चाहे वह दार्शनिक हो या व्यावहारिक, दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि समय और सही दृष्टिकोण से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल, तुमने इस वस्त्र की विशेषता को सही तरीके से पहचाना है। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची समझदारी बाहरी दिखावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद व्यापारी ने अपनी वस्त्र को दरबार में ही दान कर दिया और कहा, जहां पनाह, यह वस्त्र अब आपके दरबार का हिस्सा है और यह साबित करता है कि असली मूल्य केवल बाहरी दिखावे में नहीं होता। अकबर और बीरबल ने व्यापारी की समझदारी की सराहना की और दरबार में सभी ने इस घटना से यह सीखा कि वस्त्र या अन्य वस्तुएं केवल उनकी बाहरी सुंदरता से मूल्यवान नहीं होती, बल्कि उनकी असली कीमत उनके गुण और विशेषता में होती है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित किया कि वास्तविक मूल्य और समझदारी दिखावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है,
बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया, जिसने अकबर से शिकायत की कि उसके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है और वह इसके कारण बहुत परेशान है। वह जानना चाहता था कि उसकी इस समस्या का समाधान क्या है। अकबर ने उसकी समस्या को सुनकर अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान निकालो ताकि यह फिर से अपने व्यापार में सफल हो सके। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर व्यापारी से कहा, आपको एक काम करना होगा। आप 3 दिन तक अपने व्यापार के काम से पूरी तरह दूर रहिए और इस दौरान अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। व्यापारी ने बीरबल की बात मान ली। उसने 3 दिन का समय लिया और अपने व्यापार से संबंधित किसी भी काम में हाथ नहीं लगाया। इस दौरान उसने अपने परिवार, दोस्तों और खुद के साथ समय बिताया। उसने महसूस किया कि वह पिछले कई महीनों से अपने व्यापार में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने निजी जीवन की खुशियों को पूरी तरह से भूल गया था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में पैसे और व्यापार के अलावा भी बहुत कुछ है जिसका आनंद लेना वह भूल गया था। तीसरे दिन के अंत में व्यापारी वापस दरबार में आया और बीरबल से मिला। उसने कहा, मंत्री जी, इन 3 दिनों में मैंने वह पाया जिसे मैं अब तक नजरअंदाज कर रहा था। मेरा जीवन केवल व्यापार तक सीमित हो गया था और मैं खुशियों को भूल चुका था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि व्यापार और जीवन के अन्य पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही आपकी समस्या का समाधान है। जब आप अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखते हैं और हर चीज को उसकी सही जगह पर रखते हैं, तो आपका मन शांत रहता है और आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। अब जब आप इस समझ के साथ अपने व्यापार में लौटेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। व्यापारी ने बीरबल की इस सलाह को अपना मंत्र बना लिया। वह अपने व्यापार में वापस लौटा और अब वह अपने काम के साथ साथ अपने जीवन के अन्य हिस्सों को भी महत्व देने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और उसे फिर से मुनाफा होने लगा। लेकिन इस बार उसने समझ लिया था कि केवल पैसे कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन के हर पहलू का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस घटना के कुछ महीने बाद व्यापारी ने बीरबल के पास आकर अपनी सफलता की कहानी सुनाई और कहा, बीरबल जी, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताता हूँ। इस संतुलन ने मुझे खुशहाल बना दिया है और मेरा व्यापार भी बेहतर हो गया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह सब आपकी समझ और आपके जीवन में संतुलन की महत्ता को पहचानने का नतीजा है। जब तक हम जीवन के हर पहलू को संतुलित नहीं करेंगे, तब तक सच्ची सफलता और खुशी पाना मुश्किल है। बादशाह अकबर भी यह सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। सचमुच जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी कला है और जो इस कला में माहिर हो जाता है, वह हमेशा सफल रहता है। इस प्रकार बीरबल की समझदारी ने न केवल उस व्यापारी का जीवन बदला, बल्कि दरबार के सभी लोगों को भी यह सीख दी कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद दरबार में और भी लोग बीरबल की सलाह लेने आने लगे और बीरबल ने हर किसी को यही समझाया कि सच्ची सफलता वही है जो संतुलन से हासिल की जाए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ। वह मंत्री बेहद अहंकारी था और अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड करता था। उसने देखा कि दरबार में सभी लोग बीरबल की बहुत इज्जत करते हैं और उसकी राय को मानते हैं। यह बात उस मंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि अगर वह बीरबल को हरा देगा,
तो उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी और लोग उसे अधिक महत्व देने लगेंगे। एक दिन मंत्री ने दरबार में अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल भले ही बुद्धिमान हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि दरबार के सभी मंत्रियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। हमें देखना चाहिए कि कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने इस विचार को स्वीकार कर लिया और सभी मंत्रियों को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, कल दरबार में एक प्रश्न रखा जाएगा। जो भी मंत्री उस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर देगा, वह दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री माना जाएगा। अगले दिन दरबार में सभी मंत्री उपस्थित हुए। अकबर ने एक सोने का पिंजरा प्रस्तुत किया और कहा, यह पिंजरा खाली है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे ऐसे भरें कि इसमें कुछ भी जगह न बचे। जो मंत्री इसे सबसे अच्छी तरह से भरेगा, वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। पहले मंत्री ने पिंजरे को विभिन्न कीमती रत्नों से भरने की कोशिश की, लेकिन रत्नों के बीच फिर भी थोड़ी जगह बच गई। दूसरे मंत्री ने इसे मुलायम कपड़ों से भरने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी कुछ जगह खाली रह गई। सभी मंत्री अपनी अपनी कोशिश में लगे रहे, लेकिन कोई भी पिंजरे को पूरी तरह से भर नहीं सका। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने एक दिया, छोटा तेल का दीपक, जलाया और उसे पिंजरे के अंदर रख दिया। दिए की रोशनी ने पिंजरे के हर कोने को भर दिया और अब उसमें कोई भी जगह खाली नहीं बची। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल पिंजरे को पूरी तरह से भरा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता वह होती है जो किसी भी परिस्थिति का सबसे सरल और सटीक समाधान निकाल सके। वह अहंकारी मंत्री शर्मिंदा हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीरबल से माफी मांगी और कहा, मुझे समझ आ गया है कि बुद्धिमत्ता का मतलब केवल ज्ञान नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही समाधान निकालना होता है। बीरबल ने विनम्रता से उसकी माफी स्वीकार कर ली और कहा, जीवन में हमें हमेशा सादगी और समझदारी से काम लेना चाहिए। जो चीज हमें दिखने में कठिन लगती है, उसका समाधान अक्सर बहुत सरल होता है। इस घटना के बाद वह मंत्री भी बीरबल का सम्मान करने लगा और दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और सादगी के कायल हो गए। अकबर ने बीरबल को एक बार फिर से सम्मानित किया और दरबार में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। बीरबल की इस अद्वितीय सोच ने सभी को यह सिखाया कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी सोच को व्यापक और सादगी भरा बनाना चाहिए। तभी हम किसी भी कठिनाई का समाधान खोज सकते हैं। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली जीभ है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, जीभ? कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जहांपनाह, जीभ ही इंसान को राजा बना सकती है और वही उसे बर्बाद भी कर सकती है। जीभ से निकले शब्द किसी को मित्र बना सकते हैं और दुश्मन भी। इसलिए जीभ सबसे शक्तिशाली है। अकबर ने बीरबल की बात पर यकीन नहीं किया और उसे एक उदाहरण देने के लिए कहा। बीरबल ने कुछ दिन का समय मांगा और फिर एक दिन दरबार में एक आदमी को पेश किया। उस आदमी ने दरबार में खड़े होकर सभी को अपशब्द कहे। अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने उसे तुरंत जेल में डालने का आदेश दिया। इसके कुछ दिन बाद बीरबल ने फिर से वही आदमी दरबार में बुलाया, लेकिन इस बार उसने बहुत ही मीठे और अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। अकबर और दरबारी उसकी बातों से प्रसन्न हुए और अकबर ने उसे इनाम देने का आदेश दिया। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वही आदमी है जिसने पहले अपशब्द कहे थे। उसके शब्दों का फर्क देखिए। यही जीभ की शक्ति है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह सम्मान दिला सकती है
और गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर सजा भी। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और माना कि सचमुच जीभ सबसे शक्तिशाली होती है। अकबर बादशाह के दरबार में एक दिन एक बहुत ही अनोखा शख्स आया। उसके पास एक कुत्ता था जिसे वह दरबार में लेकर आया था। वह व्यक्ति काफी उत्साहित और गर्वित लग रहा था। दरबारियों ने देखा कि उस व्यक्ति के कुत्ते के गले में एक बेशकीमती हार लटका हुआ था। जब वह व्यक्ति बादशाह अकबर के सामने पहुंचा तो उसने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक विशेष कुत्ता है जो पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लें। अकबर को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने पूछा, इस कुत्ते में क्या खास है जो इसे सबसे बुद्धिमान बनाता है? उस व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, यह कुत्ता किसी भी इंसान की तरह समझदार है। यह आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दे सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस कुत्ते की परीक्षा लेना चाहोगे? देखो यह कितनी बुद्धिमानी से हमारे सवालों का जवाब देता है। बीरबल ने उस व्यक्ति की चालाकी को भांप लिया था, लेकिन उसने यह दिखाने का नाटक किया कि वह भी प्रभावित है। उसने कहा, जहांपनाह, मैं इस कुत्ते की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कुत्ते के मालिक से कहा, ठीक है, अगर यह कुत्ता सच में इतना समझदार है तो मैं इसे एक बहुत ही सरल और सामान्य सवाल पूछता हूं। बीरबल ने कुत्ते की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कुत्ते जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके मालिक के पास कितने सोने के सिक्के हैं? कुत्ते के मालिक ने फौरन कुत्ते के कान में कुछ फुसफुसाया और कुत्ते ने 4 बार भौंककर जवाब दिया। दरबारियों ने ताली बजाई, यह मानते हुए कि कुत्ते ने सही जवाब दिया है। अकबर भी आश्चर्यचकित दिखे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मुझे यह बताओ, तुम्हारे मालिक के पास कितने चांदी के सिक्के हैं? फिर से कुत्ते का मालिक उसके कान में कुछ फुसफुसाया और कुत्ते ने 6 बार भौंककर जवाब दिया। दरबारियों ने फिर से ताली बजाई और अकबर भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह कुत्ता सच में बहुत बुद्धिमान है। लेकिन बीरबल को पहले से ही इस खेल की सच्चाई पता थी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस कुत्ते की असली परीक्षा तो अब होगी। अगर यह कुत्ता इतना ही समझदार है तो इसे बिना अपने मालिक के संकेत के जवाब देना चाहिए। इसके बाद बीरबल ने कुत्ते के मालिक को दरबार से बाहर जाने का आदेश दिया। जब वह व्यक्ति बाहर चला गया तो बीरबल ने कुत्ते की ओर देखा और कहा, अब अगर तुम वास्तव में समझदार हो तो मुझे बिना किसी संकेत के बताओ कि दरबार में कितने लोग हैं। कुत्ता इस बार चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बेचैन होकर इधर-उधर देखने लगा, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है। दरबारियों ने यह देखा और हंसने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह कुत्ता वास्तव में समझदार नहीं है, बल्कि यह अपने मालिक के संकेतों पर ही प्रतिक्रिया देता है। यह वही करता है जो उसका मालिक इसे करने के लिए कहता है। इस खेल का सच यही है कि इसके मालिक ने इसे संकेत देकर जवाब दिलवाया था। अकबर ने इस सच्चाई को समझते हुए उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा कुत्ता समझदार नहीं है, बल्कि तुमने इसे धोखे से समझदार बनाने की कोशिश की है। बादशाह ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, भविष्य में ऐसे छल के साथ दरबार में आने की कोशिश मत करना। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से सराहना की। बीरबल ने साबित कर दिया कि समझदारी केवल सवालों का जवाब देने में नहीं, बल्कि उस चालाकी को पहचानने में भी है जो सच को छिपाने के लिए की जाती है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी समझ और चालाकी को एक बार फिर सराहा
और उस दिन के बाद दरबार में किसी ने भी बीरबल को धोखा देने की कोशिश नहीं की। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत समय है। अकबर ने चौंक कर पूछा, समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, समय सबसे मूल्यवान दौलत है क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे कोई वापस नहीं ला सकता। आप कितनी भी दौलत कमा लें, लेकिन समय को नहीं खरीद सकते। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही असली दौलतमंद है। अकबर ने बीरबल की बात पर विचार करते हुए कहा, लेकिन लोग तो सोना चांदी, धन दौलत को सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सोना चांदी और धन दौलत को तो फिर भी पाया जा सकता है, लेकिन समय को नहीं। इसलिए समय का सही उपयोग ही असली दौलत है। समय के महत्व को समझकर जो लोग इसे सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, वे ही जीवन में सफल होते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। सचमुच समय सबसे बड़ी दौलत है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस पर सभी दरबारी भी सहमत हुए और उस दिन से दरबार में समय का महत्व और भी अधिक समझा जाने लगा। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे तेज चीज सोच है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सोच? वो कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सोच इतनी तेज होती है कि वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकती है। कोई भी व्यक्ति अपनी सोच के माध्यम से एक ही समय में अतीत, वर्तमान और भविष्य में जा सकता है। सोच किसी सीमा में बंधी नहीं होती, न समय की न जगह की। अकबर ने सोचा कि बीरबल शायद मजाक कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम्हारी बात सच है तो इसे साबित करो। बीरबल ने एक दिन का समय मांगा और फिर अगले दिन दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने दरबारियों से कहा, आप सभी अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप एक सुंदर बाग में बैठे हैं, जहां चारों ओर फूल खिले हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है। जब दरबारियों ने अपनी आंखें खोलीं, तो सभी ने अनुभव किया कि उन्होंने वास्तव में उस बाग में होने का अनुभव किया, भले ही वे वहीं बैठे हुए थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने देखा? सोच ने सभी को एक पल में उस बाग में पहुंचा दिया। यही सोच की ताकत और उसकी गति है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की प्रशंसा की और माना कि सचमुच सोच सबसे तेज होती है। कहानी, बीरबल और दुष्ट व्यापारी। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी था, जिसका नाम रमेश था। लेकिन रमेश एक बहुत ही दुष्ट और लालची व्यक्ति था। वह अपने धन और ताकत का उपयोग करके गरीबों का शोषण करता था और उनकी जमीनें हड़प लेता था। लोग उससे डरते थे और उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन एक गरीब किसान, जिसका नाम रामू था, अकबर के दरबार में आया और उसने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, व्यापारी रमेश ने मेरी जमीन जबरदस्ती हड़प ली है और अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और बीरबल को इस समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर एक योजना बनाई। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं इस दुष्ट व्यापारी को उसकी गलती का एहसास कराऊंगा। अगले दिन बीरबल ने रमेश को दरबार में बुलाया और कहा, रमेश, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी हो। क्या यह सही है?
रमेश ने गर्व से कहा, हाँ बीरबल जी, मैं अपने व्यापार में बहुत सफल हूं और मेरे पास बहुत धन दौलत है। बीरबल ने कहा, तो फिर तुम्हें अपने धन का सही उपयोग करना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक अनोखी और कीमती अंगूठी है। क्या मैं उसे देख सकता हूं? रमेश ने गर्व से अपनी अंगूठी बीरबल को दिखाई। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह अंगूठी वास्तव में बहुत कीमती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस अंगूठी की असली ताकत क्या है? रमेश ने हैरानी से पूछा, असली ताकत? मैं समझा नहीं। बीरबल ने कहा, यह अंगूठी तुम्हें सच बोलने पर मजबूर कर देती है। जब भी तुम इस अंगूठी को पहनकर झूठ बोलोगे तो यह तुम्हारी उंगली पर कस जाएगी और दर्द होगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, यह तो केवल एक कहानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो फिर इसे पहनकर कुछ झूठ बोलकर देखो। रमेश ने सोचा कि यह एक मजाक है और उसने अंगूठी पहन ली। फिर उसने झूठ बोलना शुरू किया, मैंने कभी किसी गरीब का शोषण नहीं किया है। मैंने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी है। अचानक रमेश की उंगली में दर्द होने लगा और वह चीख पड़ा, ओह! यह क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह अंगूठी तुम्हें सच बोलने पर मजबूर कर देती है। अब सच सच बताओ, तुमने रामू की जमीन क्यों हड़प ली? रमेश ने दर्द से तड़पते हुए अपना अपराध कबूल कर लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर यह गलती की। मैं तुरंत उसकी जमीन उसे वापस कर दूंगा। अकबर ने रमेश की सच्चाई सुनकर उसे कड़ी चेतावनी दी और कहा, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो तुम्हें इसकी भारी सजा मिलेगी। रमेश ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और रामू की जमीन उसे वापस कर दी। रामू ने खुशी से अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और चालाकी से एक दुष्ट व्यापारी को उसकी गलती का एहसास हुआ और गरीब किसान को न्याय मिला। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने उन्हें इनाम दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता और बुद्धिमानी और सही निर्णय से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर, बीरबल और तानसेन की कहानी। एक दिन चतुर बीरबल और तानसेन में कुछ विवाद छुप गए। वे दोनों एक दूसरे से गुनी बात कर रहे थे। अकबर ने कहा, इस तरह आप लोगों का विवाद किसी को मुखिया बनाकर अपना न्याय कर लो के लिए उपयुक्त नहीं है। महाराज, आपकी बातें शिरोधार्य हैं। हम दोनों न बात पर सहमत हैं, लेकिन हमारी समझ में यह महाराज, आपकी बातें शिरोधार्य हैं। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं, लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि किसको अपना मुखिया बनाएं। कृपया आप ही हमें इस विषय पर राय दें, बीरबल ने कहा। अकबर ने उन्हें सीनेटर प्रताप के पास जाने की सलाह दी। बीरबल और तानसेन दोनों ईसा मसीह के पास गए। तानसेन बहुत बड़े गायक थे। उन्होंने एक रागिनी छेड़ दी। बीरबल अवसर की प्रतीक्षा करते हुए सियार बैठे रहे। जब उन्होंने देखा कि तानसेन अपने गायन से राणा को मोहित करके बाजी मार लेना चाहते हैं, तो जल्दी से बोले, राणा जी, हम दोनों एक साथ शाही दरबार से आपके पास आए हैं और रास्ते में एक एक मंथ मांग रहे हैं। मेरे अवलोकन का मतलब यह है कि मैंने पुरुजी में पूजा कर प्रार्थना की है कि यदि आपके दरबार में मन प्राप्त कर लूँ तो 100 गायें पंडितों को दान देंगे। और मियाँ तानसेन ने ख्वाजा खिजर के स्मार यह जरूरी बताया है कि मैं अगर राजा से प्रशंसा प्राप्त कर लूँ तो वहाँ 100 ग्राहकों की कुर्बानी करूँगा। अब 100 लोगों की जिंदगी और मंत आपके हाथों में है। लोकप्रिय, कोई अमीर कोई गरीब क्यों? बीरबल की शिक्षाप्रद कहानी।
आप चाहते हैं तो उन्हें जीवन दान या वधी खातिर। अगर जिले का विचार हो तो मुझे प्रशंसा पत्र दे दो, और अगर 100 मेहमानों को मरवाना हो तो तानसेन को दे दो। राणा हिंदू नैतिक महानुभाव को मरवाना पसंद है। उन्होंने शेखर अकबर को पत्र लिखकर बीरबल के नीतिज्ञों को बुलाया है, जो कि यूसुफ भी हैं। चित्ररे तानसेन की गर्दन झुक गई, वह वहां से चुपचाप वापस हो गए। अपने जीवन में फिर कभी उनका बीरबल से सामना नहीं हुआ। हाथ की चूड़ियां और दाढ़ी के बाल। एक दिन बादशाह अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। उसके पास ही खोजा मुस्तैदी के साथ खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों में किसी मसले पर विचार विमर्श हुआ था, जिसमें खोजा ने बादशाह को अपनी राय बताई थी और बादशाह ने खोजा की राय पर रजामंदी जाहिर की थी। तभी बादशाह ने उस मसले से अपना ध्यान हटाया और अचानक खोजा से पूछा लिया, खोजा, ये राजकाज के मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों न कुछ देर के लिए ध्यान राजकाज से हटाकर हंसी ठिठोली की ओर लगाया जाए। आप हंसी ठिठोली के रंग में हैं, आलमपना। खोजा भी मुस्कराकर बोला, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए। बादशाह बोला, खोजा, अभी कुछ वर्ष पहले ही तुमने शादी की है। तुम अपनी बेगम का तो ख्याल रखते ही होंगे। हाँ जहांपना, अपनी बेगम को भला कौन नहीं चाहता। तब तो तुम जरूर ही यह बता सकोगे कि तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं। खोजा खामोश रहा। उससे कोई जवाब देते नहीं बना। लेकिन बादशाह था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से पूछा, बताओ खोजा, तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं? खोजा ने कहा, आलमपना, अपनी बेगम के हाथों की चूड़ियां गिनने का तो मुझे कभी समय ही नहीं मिला। न मैंने कभी उसकी चूड़ियां की तरफ कभी ध्यान दिया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ जरूर पूछो, बादशाह ने आनंदित होते हुए कहा। हुजूर, आप अपनी प्यारी दाढ़ी पर दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ फिराते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? खोजा के इस अटपटे प्रश्न से बादशाह बौखला गया। कुछ पल रुककर उसने कहा, खोजा, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा सवाल आसान है, तुमने जरूर अपनी बेगम की चूड़ियां गिनी होंगी। खोजा ने उत्तर दिया, आलमपना, स्त्री के हाथ की चूड़ियां गिनना भी असंभव ही है। कारण यह कि स्त्रियां अपनी इच्छानुसार चूड़ियां की संख्या घटाया बढ़ाया करती हैं, किंतु जिस दरवाजे की सीढ़ियों से आप रोजाना आया जाया करते हैं, क्या उनकी संख्या ठीक ठीक बता सकते हैं? बादशाह बोला, खोजा, मुझे वह सीढ़ियां गिनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस पर खोजा ने कहा, जब सीढ़ियां जैसी ठोस और निश्चित रहने वाली चीजों की गिनती नहीं की तो फिर चूड़ियां कैसे गिनी जा सकती है? खोजा के ऐसे तथ्यपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह खुश हो गया। उसने खोजा को पुरस्कार दिया और भविष्य में भी ऐसे तर्कपूर्ण उत्तर देने की शुभकामना दी। कहानी बीरबल और धूर्त सेठ। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक धूर्त सेठ आया। वह बहुत ही चालाक और धूर्त था और अक्सर गरीबों का शोषण करता था। उसने अपने धन और चालाकी के बल पर बहुत से लोगों को ठगा था। एक दिन वह अकबर के दरबार में आया और शिकायत की कि उसके सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। सेठ ने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास एक संदूक में बहुत सारे सोने के सिक्के थे, लेकिन अब वह संदूक खाली है। मुझे यकीन है कि किसी ने उसे चुरा लिया है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ सोचते हुए सेठ से कहा,